कनाडा ब्रिटिश एम्पायर की एक कॉलोनी थी, मुख्तलिफ सूबों पर मुश्तमिल थी। 1867 में उनमें से कई सूबों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से दरख्वास्त की कि आप हमें मिलाकर एक मुल्क बना दें। बना दिया गया, इस तरह कनाडा वजूद में आया। ये वो पॉइंट था जिससे फिर ये आइडिया डेवलप हुआ। अब ये आइडिया 7 स्टेजेस में डेवलप हुआ। वो 7 स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले ये हुआ 1886 में ये ब्रिटिश एम्पायर में सोचा गया कि अगले साल क्वीन विक्टोरिया की जुबली है, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर की मुख्तलिफ कॉलोनीज लंदन में जमा होने वाली है। तो वहां पर क्यों ना ऐसा किया जाए कि बाज इश्यूज जिन पे तमाम कॉलोनीज को मिलकर फैसले करने चाहिए, उनके बारे में एक कॉन्फ्रेंस कर ली जाए। वो कॉन्फ्रेंस 1887 में मुनक्किद हुई। अगले 20 बरस के अंदर 3-4 और मौकों पर जब भी ऐसा हुआ कि तमाम कॉलोनीज के नुमाइंदे लंदन में इकट्ठे हों या किसी एक जगह इकट्ठे हों, तो वहां पर फिर एक कॉन्फ्रेंस हो गई। 1906 में ये डिसाइड हुआ कि ये कॉन्फ्रेंसेस बाकायदगी से होनी चाहिए, यानी इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब किसी इत्तेफाक से ये नुमाइंदे इकट्ठे हो जाएंगे। तमाम कॉलोनीज के नुमाइंदे खास इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इकट्ठे हो जाया करें और मिलकर पूरी ब्रिटिश एम्पायर के फैसले करें। अब 1907 से ये कॉन्फ्रेंसेस रेगुलर बुनियादों पर होने लगी। कुछ कुछ साल के बाद 1926 में ये डिसाइड किया गया कि वो तमाम कॉलोनीज जिन्हें डोमिनियन का स्टेटस दे दिया गया है, यानी जिनको ये बता दिया गया है कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, ये हर लिहाज से आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, ये फैसला 1926 में हुआ। इसे कहते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। एक और बेल्फोर डिक्लेरेशन है 1917 का, जिसकी वजह से इसराइल बना था। इत्तेफाक से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रिंसिपल्स हैं। हम इस वक्त 1926 वाले की बात कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट को एस्टैब्लिश करता है। 1927 से 1946 तीसरा स्टेज बनता है। तो अब सवाल ये था कि अभी जितने भी डोमिनियंस बने थे वहां पर वाइट लोगों की हुकूमत थी, तो क्या वो मुमालिक जहां पर नॉन वाइट रेसेस की हुकूमत होगी, जिनका कोई नस्ली ताल्लुक ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं है, क्या वो भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनेंगे? कांग्रेस का जवाब ये था कि नहीं जी, इंडिया जब कभी आजाद हुआ वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके बिल्कुल बरअक्स मुस्लिम लीग का स्टैंड पॉइंट ये था कि इस किस्म की जितनी फैमिलीज बने उतना ही अच्छा है। लिहाजा मुस्लिम लीग ये चाहेगी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर बने, अगर ये इन दोनों मुमालिक के अपने इंटरेस्ट में हो। हम ये देखेंगे कि दुनिया के इंटरेस्ट में क्या है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है, अंग्रेजों के अपने इंटरेस्ट को वो खुद देख लें। इस बुनियाद पर हम फैसला करेंगे। हम कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे कि हमें अंग्रेजों से इतनी नफरत हो गई है कि हमने उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखना। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि 1945-46 के इलेक्शन में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फतह हासिल की थी मुस्लिम सीटों पर, तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग की फतह नहीं थी, वो कॉमनवेल्थ की फतह थी। इलेक्शन में कामयाब होने के बाद 1946 में मुस्लिम लीग के तमाम कामयाब उम्मीदवारों ने, जो तकरीबन 500 के करीब थे, एक करारदाद मंजूर की, जिसे करारदाद पाकिस्तान का पार्ट 2 भी कहते हैं। हम इसे दिल्ली रेजोल्यूशन 1946 कहेंगे इस किताब में या इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में। इस करारदाद में ये मुतालबा था कि बर सगीर में एक नहीं बल्कि 2 रियासतें बनाई जाएं, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। जो 1940 का मुतालबा था उसको ज्यादा रिफाइन करके इस करारदाद में पेश किया गया, अगरचे बीच में बहुत से और फिर आए तारीख के कैबिनेट मिशन वगैरह। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 2 मुमालिक में तकसीम हुआ, तो वो अमलन इस करारदाद को के मुताबिक था। वो इस करारदाद की वजह से था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ का जो तीसरा स्टेज है इसकी एवोल्यूशन का, वो 1927 से शुरू होकर 1946 पर खत्म होता है, यानी वो दिल्ली रेजोल्यूशन पर खत्म होता है। पार्टीशन को कबूल करने के बाद भी
कांग्रेस ने और जो दूसरी बड़ी हिंदू जमात थी हिंदू महासभा, इन दोनों ने ये करारदादें पेश की कि बर्र-ए-सगीर में उस वक्त तक अमन चैन नहीं होगा जब तक वो इलाके जो पाकिस्तान बनकर बर्र-ए-सगीर से अलहदा हुए हैं उन्हें वापस इंडिया में शामिल ना कर लिया जाए। ये बाकायदा करारदादें हैं। ये हमारी अजम्पशन नहीं है कि जी वो हमारे खिलाफ थे, पाकिस्तान के वजूद को कायम नहीं रहने देना चाहते थे। हम नहीं कहते, उन्होंने अपने मुंह से कहा था। इसके बावजूद वो कॉमनवेल्थ में शामिल भी हो गए। 1931 से 1947 तक कहते रहे कि हम कभी भी कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं होंगे, फिर हो गए। आज़ादी का ऐलान होते ही हो गए, जिससे ये बात कायदे आज़म की मजीद साबित होती है कि वो पूरा एक ब्लैकमेल था, लेकिन खैर हो गए। कॉमनवेल्थ में शामिल होने के बावजूद इंडिया ने ये करारदादें पेश कर रखी थी कि जी जो इलाके पाकिस्तान की सूरत में अलग हुए हैं वो वापस इंडिया में शामिल किए जाएं। ये कॉमनवेल्थ के आइडियल की नफी है। जिस प्रिंसिपल पर कॉमनवेल्थ कायम है कि हर कौम अपनी मर्जी से आज़ाद रहने की हकदार है, उस प्रिंसिपल की नफी है। लिहाजा कॉमनवेल्थ के एवोल्यूशन में अगला बड़ा पॉइंट वो है जब भारत ने ऑफिशियली ये बात तस्लीम की कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करके ही इस इलाके की तरक्की मुमकिन है। ये बात उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट में 1966 में तस्लीम की। इसलिए ये कॉमनवेल्थ की एवोल्यूशन में चौथा स्टेज बन जाता है। पांचवा स्टेज अगर आप देखें तो शायद आपको हैरत हो कि उसका ताल्लुक कॉमनवेल्थ से नहीं है। सार्क का कयाम, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में कायम हुई और 1986 से ऑपरेटिव हो गई, ये कॉमनवेल्थ की एवोल्यूशन में अगला स्टेज क्यों है? इस वजह से है कि ये एक बहुत ही काबिल एहतराम अंग्रेज पॉलिटिशियन, लीडर, फिलोसफर का विजन है जिसका नाम जॉन ब्राइट था और जिसे बर्रे सगीर के लीडर हमेशा अपना दोस्त और मोहसिन समझते रहे, सिवाय इंतहा पसंदों के। 1858 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये फैसला हो रहा था कि बर्रे सगीर को ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया जाए, तो वहां पर जॉन ब्राइट पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने ये स्पीच की थी कि अगर कभी मुस्तकबिल में हिंदुस्तान आज़ाद हो, हमारी हुकूमत यहाँ ख़त्म हो, तो वहाँ एक से ज़्यादा रियासतें हों जिनमें से हर रियासत अपनी अपनी जगह पर बड़ी मुस्तहकम बुनियादों पर कायम हो और वो रियासतें आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। तो सार्क का आइडिया, पहली बात ये है कि जॉन ब्राइट से ट्रेस कर सकते हैं हम। दूसरी बात ये है कि सार्क के जितने 7 मुमालिक उस वक्त थे, अब 8 हो गए हैं। वो जो ओरिजिनल 7 मुमालिक थे वो सब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रह चुके थे। तो इस तरह से सार्क का मतलब ये है कि कॉमनवेल्थ के अंदर एक कॉमनवेल्थ वजूद में आ रही है। तो ये जो प्रिंसिपल है कि मुख्तलिफ आज़ाद रियासतें आपस में एक फैमिली की तरह से रहें, अब ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई हो रहा है। ये साउथ एशिया में भी अप्लाई हो रहा है। छठी स्टेज हम कहेंगे कि 2006 में खत्म होती है अफगानिस्तान कॉम्पैक्ट पर। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिससे अंग्रेजों को हमेशा डर लगता रहा जब तक उन्होंने यहाँ हुकूमत की, उसके साथ उनकी झड़पें भी रहीं। तो अब आप देखिए कि कितनी सिग्निफिकेंट बात है कि 2006 में लंदन में ब्रिटेन एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करता है दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक और इदारों की, और वहाँ वो अफगानिस्तान की तरक्की के लिए अफगान नुमाइंदों के साथ मिलकर एक मेज पर बैठकर वो डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये एक तरह से अब कॉमनवेल्थ का एक मजीद फैलाव आपको अफगान कॉम्पैक्ट की सूरत में नजर आता है। उसके अलावा इससे पिछले जो 20 साल हैं 1987 टू 2006 के, उसमें कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ऐसे मुमालिक को भी दी जाने लगी जो कभी भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं थे। तो इस तरह से ये एक छठा स्टेज आप कह सकते हैं। 7वें स्टेज में अब हम हैं 2026 में क्या हो सकता है
وہ ہم اگلے 2 چیپٹرز کو دیکھ کر ہم اس میں کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. کامن ویلتھ کو اس حوالے سے دیکھ رہی تھی, یہ ایک گلوبل چینج تھا ان دا پالیٹکس کہ وہ اب امپیریلزم کے بجائے ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کینیڈا جو نارتھ امریکہ میں ہے, ساؤتھ افریقہ جو افریقہ میں ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ الگ کانٹیننٹ اور دوسرے کنٹریز سارے کانٹیننٹ میں. تو یہ پورا ایک ریولوشن آیا اور انڈیویجول لیول پہ یہ سمجھا جا سکتا ہے, مجھے جو سمجھ آیا کہ یہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو سب کو انڈیویجولی بھی سوچنا ہے. ریسز کے ڈفرینسز کو نہیں ماننا ہے, کانفلکٹس ہو سکتے ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, کہ کوئی سپیریورٹی کا سلسلہ نہیں ہے. تو ایز این انڈیویجول جتنی بھی پاسبل ہو, جتنا بھی پاسبل ہے دوسروں کو سپورٹ کیا جائے فار دا بیٹرمنٹ. جب ہم انڈیویجول لیول پہ, چھوٹے لیول پہ یہ کرنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی ایک موومنٹ اسٹارٹ ہو جائے گی جو ایک بڑے لیول پہ, نیشنل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں پہلے خود سے اسٹارٹ کرنا ہے.